ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी से प्यारा नहीं मिलता, और अगर कोई मिल जाए तो संभाल कर रखना, क्योंकि आज की डेट का अखबार दोबारा नहीं मिलता। स्वागत है आप सभी का टारगेट अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। सीजीएल 2016 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। 9 सितंबर का ये पेपर है। पेपर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आओ बच्चों शुरू करते हैं एक नए अंदाज में, एक नए जुनून के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ। एक तरफ बैठ जाओ फ़ोन लेकर, अपना पेन और पेपर ले लो, पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर लो। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। इस तरह की इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको कि अभी तक जो मैं क्लासेस में पढ़ाता था वो अब यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, और आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आप कंपेयर करके देख सकते हैं दूसरों से। ये मेरा आपको ओपन चैलेंज है। आओ शुरू करते हैं। वोकैब को पढ़ाने का तरीका मेरा ये है, या तो मैं रूट वर्ड्स लेता हूँ और रूट वर्ड्स से बात ना बने तो फिर मैं रियल लाइफ को जोड़ देता हूँ वोकैब के साथ, क्योंकि वोकैब को याद करना ट्रिक से आसान है, लेकिन ट्रिक से याद रखना मुश्किल है। और वोकैब को याद करना किसने कहा मुश्किल है? भाई वोकैब को याद करना तो आसान है, मुश्किल तो उन्हें याद रखना है ना। तो उन्हें याद रखें कैसे? वो अपनी रियल लाइफ को अगर हम जोड़ेंगे तो अपनी रियल लाइफ को हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत तेज़ है याद करने के लिए। आओ शुरू करते हैं। 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले कुछ वोकैब याद कराता हूँ। आओ मेरे साथ इस सेशन में इन्वॉल्व हो। भाई एक आदमी है जो पढ़ा लिखा है, इधर एक बुजुर्ग की एंट्री होती है तो ये उनके सम्मान में खड़ा होता है, उसके बाद वापस से अपनी चेयर पे बैठ जाता है। बुजुर्ग को चेयर मिलती नहीं है, आसपास चेयर है नहीं, तो इन्हें नीचे बैठना पड़ता है। इसने खड़े होकर इनकी रिस्पेक्ट तो की, लेकिन इन्हें नीचे बैठाकर इसने रिस्पेक्ट की कमी दिखाई। क्या किया? इसने रिस्पेक्ट की कमी दिखाई। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल इस प्रोसेस में हुआ, हाँ या ना? इस प्रोसेस में इस इंसान ने एक वर्ड यूज करने की कोशिश की है। उस वर्ड को बोलता है ये इंसान इंसोलेंट। क्या कहता है? इंसोलेंट। और हम भी इस बात को क्या कहेंगे? इंसोलेंट। अगर मैं बुजुर्ग लोगों को या दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट तो देता हूं, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट नहीं देता, वहां कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की कमी करता हूं, तो मैं क्या करता हूं? शाबाश, इंसोलेंट करता हूं, इंसोलेंट करता हूं, इंसोलेंट करता हूं। समझ पाए ना? याद रखेंगे ना, ऐसे भूलेंगे तो नहीं ना। भाई एक बात बताओ, कोई आतंकवादी आया, उसने लोगों को मार दिया, उन बेकसूरों की कोई गलती नहीं थी, उन्हें क्यों मार दिया भाई? क्या मिला उन्हें मार के? वो क्या तुम्हारे घर आ रहे थे मारने? जो घर आ रहे हैं मारने, उन्हें मार के दिखाओ। इन बेचारों को मार के क्या हुआ? तो एक तो होता है मैंने आपको मार दिया, थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, तो ये बुराई है, मैंने बुरा कर दिया, ये बुरा है। लेकिन जब कोई आतंकवादी ने आके बेकसूर लोगों को मार दिया, बहुत ज़्यादा बुरा है। इसे हम बोलते हैं ये डायबोलिक है। ये क्या है? डायबोलिक है। क्या है बच्चा? ये डायबोलिक। समझ पा रहे हैं ना बात को? भाई ये डायबोलिक है, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपसे कहा, जब यहाँ बात हो रही है इस वाली कंडीशन की, डायबोलिक की, आतंकवादी मार रहा है बेकसूर लोगों को, तो मैंने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रैंक्विल। क्या चाहिए? ट्रैंक्विल। आपके और मेरे बीच में झगड़ा हुआ, नहीं मैं नहीं झगड़ा चाहता आप और मेरे बीच में, हमें चाहिए ट्रैंक्विल। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने की कंडीशन नहीं यार, हमें ट्रैंक्विल चाहिए, हमें जान नहीं देनी, ना तो इधर से ना उधर से। क्यों जान देनी किसी की? ट्रैंक्विल अगर हो सकती है तो करो। समझ पाए ट्रैंक्विल क्या है? तो आपका आंसर अपने आप मुंह से निकल रहा होगा। ट्रैंक्विल मतलब आपको समझ में आता है, शांति से है, पीस चाहिए। समझ पा रहे हैं ना बात को? भाई मैंने कहा टेस्टफुल। टेस्टफुल क्या है? जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो। भाई हम चाहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो, तो हमारे लिए प्लीजेंट है, इट इज़ कॉल्ड टेस्टफुल। सिमिलर वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डिसटेस्टफुल इसका उल्टा है, जो हम नहीं चाहते वो हो रहा है। भाई पेशेंट का मतलब क्या है? अपने आप को काम रखना। भाई कोई काम हो रहा है, शांति से बैठे हैं, है ना, अंदर से एकदम भड़क नहीं रहे, यार जल्दी कर जल्दी कर। ये क्या है? इम्पेशेंट है। ये क्या है? इम्पेशेंट है। शांति से बैठे रहना वो क्या है? वो पेशेंट है। समझ पा रहे हैं बातों को? कई बार हम देखते हैं रूड का मतलब क्या है? रूड क्या मतलब है भाई? रूड का मतलब ये है, मैं आपसे रूडली बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, सर जी मैं आपसे बात तो करना चाहता हूँ, मैं बात करता हूँ, आप मेरे अपने हैं, रिस्पेक्ट देता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं रूडली बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कमी दिखा रहा हूँ उस रिस्पेक्ट की जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। भाई हम दोनों, हम चारों, हम आठों, सारे लोग मिलके बैठ के बात कर रहे हैं, आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो एक रूडली बात कर रहा है, तो सामने वाला उससे कुछ और उम्मीद का आता है, इसलिए हमने उस वर्ड को रूड दिया। मैं इस वर्ड को क्यों समझा रहा हूँ? ये वर्ड आपको आता है, लेकिन कई बार हम एंटोनियम सिनोनिम्स में धोखा खा जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके का। उसके बाद एक वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? समझो कई बार हम वर्च्यू को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं।
वर्च्यू को हम कई बार आशीर्वाद समझ लेते हैं, ना जी ना, ऐसे ना हो पाएगा। वर्च्यू का मतलब होता है एक बहुत अच्छा बिहेवियर, मतलब आपको कोई भी रिजल्ट मिलता है जो आपने बहुत अच्छा काम किया था उसका, उसे बोलते हैं वर्च्यू। मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया, आपके लिए मैंने टेस्ट सीरीज फ्री में अप कर दी है, तो मुझे कोई रिजल्ट अगर मिलता है, कल को मेरा यूट्यूब चैनल बड़ा हो जाता है, मुझे रिवेन्यू मिलने लगता है, पैसा मिलने लगता है, मेरा नाम हो जाता है यूट्यूब से, बहुत कुछ हो जाता है, तो वो क्या है? वो वर्च्यू है। वो क्या है? वर्च्यू है। मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर किसी काम को करने के लिए करना, उसे हम बोलते हैं वर्च्यू। कई बार हमें कर्ज का यूज देखने को मिलता है। कर्ज मतलब क्या है? कर्ज मतलब ये है कोई इंसान गुस्से में है और उसने कोई बात बोल दी हमारे लिए जो गलत है ना, किसी भी चीज़ का एक रीज़न था उसके पास, है ना, उसने हमें कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो हमारे लिए गलत है, उसे हम कर्ज बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में श्राप बोलते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है कनिंग। कनिंग का मतलब समझो आप, कनिंग को हम याद करेंगे किस तरीके से। देखो भाई, आप कुछ सामान लेके आए खाने के लिए, अब आप जानता हूँ कि इनसे बड़ा कंजूस कोई नहीं है, इस इंसान से बड़ा कंजूस कोई नहीं है, ये देगा तो है नहीं। ये यहाँ बैठा है, मेरे मुंह में आ रहा है पानी, आप जो भी खा रहे हो, आप चिप्स खा रहे हो, मेरे मुंह में पानी आ रहा, भाई मुझे चाहिए, ये इंसान देगा नहीं, मैं ये बात जानता हूँ। तो मैं अब अपने अंदर ये सोचूंगा, इस इंसान से ये चिप्स निकालना कैसे है, ये पैकेट इधर को रखे और मैं निकाल के भागूँ, यही सोचूंगा ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कनिंग। मैं कनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बोल दो जरा, मैं कनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? गेटिंग वॉट इज़ वॉन्टेड इन अ क्लेवर वे इज कॉल्ड कनिंग। मतलब हम जो भी चाहते हैं उसे एक चालाकी भरे अंदाज से ले लेना, पा लेना, इज कॉल्ड कनिंग। ठीक है, लेकिन आप कहोगे ये गंदी आदत है, ये ठीक नहीं है, आप यही तो कहोगे वापस से कि नहीं यार हिमांशु, ये तुमने गलत किया, सर आपने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था आपको। तो ये क्या है? ये गंदी आदत है। ये गंदी आदत नहीं है, ये क्या है? वाइस है। क्या है ये? वाइस। भाई आपने मुझसे कहा आप बहुत खाते हो, तो ईटिंग टू मच इज माई वाइस, ये मेरी वाइस है, मेरी गलत आदत है, करता हूँ मैं, मेरा गलत बिहेवियर है, ये मेरी गलत आदत है, ये कह सकते हो आप। तो आप ये कहोगे बैड हैबिट की मैं बात नहीं कर रहा, बैड हैबिट को मारो गोली, ये क्या है? वाइस है। ये थी रियल लाइफ स्टोरी। इससे तरीके से याद होता है, कई बार हम वर्ड्स को याद कर पाते हैं आसानी से। भाई आपने एक महाभारत में एक कैरेक्टर देखा होगा जिसे शकुनी बोलते थे, शकुनी नाम था उनका, वो कुछ इस तरीके से किया करते थे और वो हमेशा कहते थे भांजे ऐसे नहीं ऐसे कर। वो बार बार पांडवों के साथ वाइल्स करते थे। क्या करते थे? शाबाश, वाइल्स करते थे। क्या करते थे? वाइल्स। अब एक बात बताऊं आपको, ये वाइल्स का मीनिंग अगर ना भी बताऊं तो आपको याद हो चुका है। वो एक ऐसी ट्रिक चलते थे जो स्ट्रेटेजिक थी। स्ट्रेटेजिक मतलब जो छल था, जो कपट था, मतलब एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद एक ट्रिक मारते थे कि भाई ऐसा होगा, सामने वाला फंस जाएगा। इसे बोलते हैं वाइल्स। क्या करते थे? वाइल्स करते थे। ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, PRECCDENT, स्पेलिंग याद रखें, स्पेलिंग पूछी जा सकती है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रायर टाइम, ये आपको पता होगा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके सामने। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब प्रायर टाइम, मतलब समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल प्राइम टाइम जैसे होता है। अब एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइट। भाई मेरी एक प्रोवर्ब है, उड़ान भरकर तो देखो मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। अब इस बात को आप बोल रहे हो, आपका क्या हक है बोलने का? क्यों बोल रहे हो भाई? आपके पास अपना कुछ नहीं है? नहीं, बोलते तो है ना, बहुत सारी प्रोवर्ब्स होती हैं बड़े बड़े लोगों की, उनकी हम यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे मैंने किसी की प्रोवर्ब यूज़ की तो मैं इसे क्या कहूँ? से आई सैड। सैड तो वो होता है जो हम कहते हैं, मैं दूसरे की बात बोल रहा हूँ, कहाँ से मेरा हक बनता है सैड? मैं लिख रहा हूँ इन बातों को, आप लिख रहे हो उड़ान भरकर तो देखो मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। आपका क्या हक है? इसे आप राइट कहोगे? नहीं कह सकते। राइट तो वो होता है जो हम खुद लिखते हैं, ये खुद का थोड़ी ना है। तो कोई ना कोई इसके लिए भी तो वर्ड बना होगा ना भाई। इसे चेप रहे हैं ना हम दूसरों से, इसे हिंदी में बोलते हैं ना, चेप रहा है, यही तो होता है जी। इस चीज़ को हम बोलते हैं साइट। क्या बोलते हैं? साइट। भाई अगर हम किसी की प्रोवर्ब, किसी किताब की बातें लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं साइट, CITE, साइट। तो यहाँ हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं टू राइट और से, टू राइट और से ऑफ वर्ड्स या से वर्ड्स ऑफ अ बुक और ऑथर।
ठीक है, किसी बुक का या किसी ऑथर के वर्ड्स को कहना या लिखना इज कॉल्ड साइट। अब देखो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया ये वर्ड, आपको साइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइट की ज़रूरत इंपॉर्टेंट में कब पड़ेगी, जब एक पैसेज या क्लोज टेस्ट करोगे। ध्यान देना इस बात को, जैसे हम पैसेज या क्लोज टेस्ट करेंगे ना कहीं भी, तो हमें लॉ, जज, एडवोकेट, क्राइम, इन तरह के वर्ड्स अगर आपको पैसेज में या क्लोज टेस्ट में दिखते हैं तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एक लॉ से जुड़े हुई सारी इंफॉर्मेशन की। ये पैसेज जो है ये इस तरह का है, इतनी बात समझोगे ना। लेकिन अगर कहीं बात हो रही है किसी ऑथर की या किसी बुक के वर्ड्स की, तो आप समझोगे कि इस तरह की बात हो रही है। अगर ये वर्ड्स की बात होती है किसी ऑथर या बुक के, तो आप साइट, अगर वहाँ वर्ड यूज है तो आप कहोगे इसका मतलब है टू राइट और टू से। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है ये लॉ की बात हो रही है, तो आप इस वर्ड का मीनिंग निकालोगे कि जब एक बार वो होता है ना कि कोर्ट ऑफ लॉ से पहले आपको दिखाई देना है, वहाँ पहुँचना है, अपियर होना है। टू ऑर्डर टू अपियर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड साइट। दो मीनिंग है साइट के, एक तो है लिखना और कहना जो आपने अभी समझा, दूसरा है कि कोर्ट ऑफ लॉ से पहले वहाँ अपियर होना, उसे बोलते हैं हम क्या, उसका ऑर्डर होना साइट। ठीक है बच्चों, आओ अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिमिलर वर्ड पूछा उसने इंसोलेंट का जल्दी बता दो इंसोलेंट का मीनिंग क्या था। अभी आपको एक बुजुर्ग और उस आदमी की तस्वीर आपके दिमाग में बनी होगी। डिस्टेस्टफुल का मतलब क्या होता है आप जानते हो, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है आप भी जानते हो, डायबोलिक मैंने अभी क्या बताया, आतंकवादी याद आया होगा आपको, तो ये भी नहीं होगा। रूड मतलब जब रिस्पेक्ट होती है लेकिन पूरी रिस्पेक्ट नहीं होती, तो दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। वर्च्यू का मतलब मैंने अभी आपको क्या समझाया था, जब हम कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है। भाई मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की है, ये आपके दिमाग में घुसा होगा। वाइल से सकूनी याद आया होगा आपको, कर्ज से आपको श्राप नजर आया होगा, कोई गलत शब्द हमारे लिए बोल दे। वाइस से आपको याद आया होगा कि मैंने आपसे चिप्स चुरा के खाए थे, वो कनिंग याद आया होगा। उससे याद आया होगा आपको कि मेरी गंदी आदत थी, और गंदी आदत की हम अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर यही होना चाहिए। कई बार बच्चे कर्ज लगा देते हैं। वर्च्यू का मतलब आपको क्या समझाया था, किसी भी अच्छे काम का नतीजा निकलना, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर होना, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आना, और ये बुरा बिहेवियर होना, बुरा रिजल्ट निकल के आना, इसी का अपोजिट होगा, तो हमारा यही आंसर होगा। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट पूछा था, ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग के लिए अभी मैंने आपको बताया था। ट्रैंक्विल क्या है, जब जहाँ हंगामा हो उसमें हम चाहते हैं ट्रैंक्विल, और ट्रैंक्विल का एक एल अलग होता है, फिर लिटी का अलग से एल आता है, तो ट्रैंक्विलिटी मतलब हम ढूंढेंगे हमारा आंसर क्या होगा, ये जिसमें डबल एल लिखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रेसिडेंट का मतलब आप समझ पाए हैं, साइट का मतलब आप समझ पाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताए, और अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आओ मैं इसे इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। 3 स्पोर्टिंग एरर्स लिखें, और यकीन मानो अगर इनसे अगली बार क्वेश्चन आए तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ना छोड़ोगे, ये मेरा वादा है आपसे। आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, कुड सी साइट, अभी आपको समझाया था, साइट भी, प्रेसिडेंट भी समझाया था। एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केस। ऐसे सेंटेंस को करने के लिए ना अपने दिमाग की सारी बत्तियां जलानी होती हैं, और जलती है हमारे एक्सपीरियंस से। शुरू में लिखा है कुड, हम जानते हैं कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अभी मैंने आपको समझाया था साइट एक वर्ब है, तो साइट अपने आप में सही लिखा है, तो पहले वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, इसे छोड़ दो। एनी के साथ प्रेसिडेंट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सपोर्ट लिखा हो सकता है, हमारा कोई नहीं जा रहा। फॉर हर केस, अब इस फॉर हर केस का और इन सपोर्ट का कनेक्शन क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर हम नो एरर की तरफ बढ़ेंगे। यही तो हमारे पास है, वो कुछ नहीं है। इन सपोर्ट का मतलब आप जानते हो क्या है, अच्छे से जानते हो सपोर्ट का मतलब। फॉर हर केस, अब हर केस का मतलब क्या हुआ भाई, उसके केस के लिए। भाई अगर ये लिखा हो, केस हटा दिया जाए, हर लिखा हो यहाँ पर बस, तो अब ये सेंटेंस का आंसर नो एरर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब सेंटेंस सही हो गया। एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर, उसकी सपोर्ट के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अभी क्या लिखा है, हर केस। क्या लिखा है भाई, हर केस, उसके केस के लिए, उसके केस के लिए, उसकी केस की सपोर्ट। अब आप सोच के बताओ, हिंदी अगर आप जानते हो तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भाई उसके केस के लिए सपोर्ट करोगे या उसके लिए सपोर्ट करोगे, पहली बात तो ये। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि उसके लिए सपोर्ट करेंगे। उसके केस की सपोर्ट या उसके केस के लिए सपोर्ट। भाई के लिए क्या होता है, के लिए तो किसी इंसान के लिए कुछ करोगे ना आप, या किस केस के लिए कुछ करोगे, केस का कुछ करोगे। सिंपल सा फंडा, केस का कुछ करेंगे और केस का कुछ करेंगे, तो यहाँ बात केस की हुई है ना, तो फॉर आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। इतनी सी बात थी, छोटी सी। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी भूल जाओ बेटा, हिंदी से दूर भाग जाओ बेटा, इंग्लिश सीखनी है तो
पहले इंग्लिश पढ़ाना सीखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ वगैरह वगैरह, कोई एरर तो नहीं है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लिखिए, सही लिखा है, हैज़ आएगा क्योंकि एक की हम बात कर रहे हैं। दैट देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कसिंग अबाउट। जी जरा छोटी सी बात करते हैं, आओ। मैंने लिखा आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले मैंने लिखा गुड नेम। अभी मैंने आपको ये समझाया कि अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करके आओगे, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका। ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताता रहूँ। इनका मकसद ये कराने का मेरा ऐसा नहीं है कि आंसर देने हैं। इसका मकसद ये है इससे जुड़े क्वेश्चन अगर कल को आते हैं ना तो आपकी पहुँच से दूर ना हो। आप कहो हाँ मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश पहले करूँगा 10 मिनट में। देखो गुड नेम, मैंने लिखा बैड नेम। चलो इनसे हम बाद में भुगतेंगे, पहले मैं भुगतता हूँ रिटर्न से। रिटर्न का मतलब क्या होता है ये बताओ आप? वापस आना। भाई रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। अब सोच के बताओ, वापस के इधर को होगा इधर को होगा, मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ वापस मेरी तरफ को होगा या उधर को होगा? मुझसे मेरी तरफ को होगा ना। अरे रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, मतलब पीछे की तरफ को आना। अब एक बात बताओ, जो वापस में अपने आप एक ऐसा वर्ड है जो इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर खुद लिखा है वापस आना, मतलब पीछे की ओर वापस आना, तो मैं उसमें लगाऊं कि पीछे की ओर वापस आ? नहीं लगा सकता ना। पीछे की ओर वापस अगर मैंने लिख दिया गलत है ना, तो वापस तो पीछे की ओर ही आएगा भाई। सिंपल सी बात है ना। तो अपने आप में जो वर्ड्स इंडिपेंडेंट है तो उसमें और दूसरा वर्ड जोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो रिटर्न के साथ हम बैक नहीं लिख सकते। कई बार कुछ टीचर्स भी बोल जाते हैं इस बात को कि री राइट अगेन। कई बार हम आप देखते हैं बोलते हुए लोगों को रिपीट अगेन। भाई रिपीट का मतलब क्या होता है? स्पीक अगेन तो समझ में आता है, स्पीक अगेन दोबारा बोलो। रिपीट का मतलब होता है दोबारा बोलो। जो इसके मीनिंग में पहले से लिखा है दोबारा, क्या एक और दोबारा लगाओ, इसका मतलब तो ये हुआ दोबारा दोबारा बोलो। दोबारा इसे काट दो, गलत हो जाएगा। रिपीट के साथ अगेन नहीं आ सकता। री मतलब क्या है? दोबारा। राइट मतलब लिखना, दोबारा लिखना, तो अगेन क्यों आएगा भी उसके साथ? दोबारा लिखना नहीं आ सकता ना। जो वर्ड्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, मतलब उनके साथ दूसरे किसी मीनिंग की जरूरत नहीं होती, उनके साथ हम किसी भी तरह का प्रपोजिशन या किसी भी तरह का ऐसा वर्ड नहीं लगा सकते जो जरूरत से ज़्यादा है, इसे बोलते हैं हम सुपरफ्लुअस। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस। जैसे हम कई बार यूज़ करते हैं एक वर्ड आप सभी जानते हैं, ब्लंडर। ब्लंडर क्या है? बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर क्या है? बहुत बड़ी गलती। और गलती क्या है? मिस्टेक। भाई मिस्टेक मतलब गलती है, ब्लंडर बहुत बड़ी गलती है। और अगर इससे पहले मैं बिग लिख दूं, अगर मैं लिखता हूं बिग मिस्टेक तो समझ में आता है बड़ी गलती की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बिग ब्लंडर, इसका मतलब क्या था? बड़ी गलती। तो एक और बड़ा लगा दिया मैंने, बड़ी स्क्वायर गलती हो गया, फिर तो बड़ी गुणा बड़ी बराबर प्लस ब्लेंडर, तो बड़ी स्क्वायर ब्लेंडर हो जाएगा ना जी, हमसे ना बात करनी पाएगी। तो बिग यहाँ से हटेगा बच्चा। समझ पा रहे हो ना बातों को? भाई मैंने लिखा नेम के साथ गुड और बैड। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, एसएससी पूछता है गुड नेम और बैड नेम। आपका शुभ नाम क्या है? अगर एक बात बताओ, कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव भी होती होगी ना। नाम हो सकता है यार। अच्छा और बुरा क्या है नाम में? बताओ, हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। तो ना तो इसके साथ गुड आएगा ना बैड आएगा। एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग आपको रटवाते हैं। आप क्लास में अगर गए हो, कभी कोचिंग की आपने कहीं भी, तो आपने पढ़ा होगा कि इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। ये यकीनन आप सब लोग जानते होंगे, कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता है। क्यों आएगा? कभी कोशिश नहीं की, बस आपने रट लिया। मैं समझाता हूँ आपको। इंस्पाइट का मतलब होता है बावजूद भी, हिंदी में लिखते हैं इसे बावजूद भी। और डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी। अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता है तो आज मीनिंग पता कर लो। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, इंस्पाइट का मतलब होता है बावजूद भी। अब देखो, बावजूद भी कुछ होने के ना, होने के बावजूद, तो के मतलब मुझे ऑफ लिखना पड़ेगा इससे पहले, के बावजूद लिखना पड़ेगा। के लिखना पड़ेगा, इंग्लिश हमेशा उल्टी और बेईमान होती है, तो इसलिए इधर लिखना पड़ता है मुझे ऑफ। इंस्पाइट के साथ इसलिए ऑफ लगा, इसके मीनिंग में पहले से ऑफ लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, इसके साथ इसलिए हटाना पड़ा। भाई अब मैं बात करता हूँ सीधा पॉइंट की, क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है आप ही आंसर बताओगे। डिस्कस के साथ, डिस्कसिंग लिखा है, मैं डिस्कस लिखता हूँ। डिस्कस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में बात करना। उसके मीनिंग में पहले से लिखा है के बारे में बात करना, तो इसके साथ अगर मैं अबाउट लिख दूँ तो इसका मतलब कुछ बनता है क्या? अगर मैं लिखता हूँ टॉक अबाउट तो समझ में आता है बारे में बात करना, क्योंकि इसके मीनिंग में नहीं लिखा है के बारे में। लेकिन डिस्कस का मतलब ये डिस्कस बना ही इसलिए किसी के बारे में बात करना, किसी चीज़ के बारे में बात करना, तो यहाँ फिर अबाउट नहीं आ सकता। भाई सेंटेंस लिखा है हमारे पास, सेंटेंस क्या है?
डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, अगर ये होता टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स तो सही था, लेकिन इसके साथ अबाउट नहीं आएगा, यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर हु वॉज ही एंड वॉट ही वॉन्टेड फ्रॉम हर। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को आप पॉज करके नोट कर लेना। भाई देखो, WH वर्ड की हम बात करते हैं, ये एक क्लॉज को या एक सेंटेंस को, सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, ये सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं वीडियो पढ़ा मेरा, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है, दोनों को आसानी से समझ पाए हम। हु अगर एज अ क्लॉज या एज अ सेंटेंस में कहीं भी सेंटेंस को स्टार्ट करता है, मतलब ये लिखा है कोई WH वर्ड, हु क्या कोई भी WH वर्ड होता है, हो सकता है, और ये लिखा है सेंटेंस के स्टार्टिंग में या क्लॉज के स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग का मतलब क्या है, या तो शुरू में लिखा हो या कहीं बीच में लिखा हो, तो यहाँ फिर कोमा लिखा होगा, तभी तो स्टार्ट होगा नया क्लॉज। और अगर ये कोमा नहीं हो, दूसरे सेंटेंस में लिखा है WH वर्ड, यहाँ कोमा नहीं है बीच में, इसका मतलब ये हुआ ये WH वर्ड बीच में दोनों को चिपकाने का काम कर रहा है, ये फेविक्विक का काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हुआ बेटा कनेक्टर। ये क्या हुआ, कनेक्टर। और अगर ये कनेक्टर हुआ तो कनेक्टर को हम ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन हुआ। कंजंक्शन के बारे में हम एक बात जानते हैं कि कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए होता है। इतनी बात अगर नहीं जानते आप नोट कर लेना इस बात को, मैंने लेकिन कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताइए कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर मैंने हेल्पिंग ऑफ लिखी तो ये क्वेश्चन वर्ड का आइडेंटिफिकेशन है, दिक्कत हो जाएगी। समझते हो इस बात को। भाई सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस में लिखा है यहाँ हु और यहाँ लिखा है वॉट। यहाँ इससे पहले ना कोमा लिख रहा है ना इससे पहले यहाँ कोमा लिख रहा है। ये सेंटेंस एंड के साथ क्यों जोड़ा गया, एंड वॉट ही वांटेड, और यहाँ सेंटेंस में कोमा नहीं लिखा गया। ये एंड इसलिए जोड़ा गया क्योंकि एक और बात को यहाँ जोड़ने की कोशिश की थी। यहाँ सेंटेंस ने, इस वाले पार्ट ने सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की, आपस में चिपकाने की कोशिश की है। अगर यहाँ चिपकाने की कोशिश की है तो ये हु किसका काम कर रहा है, एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही वोज होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो एंड लिखा है, ये तो नया पार्ट हो गया। फिर ये नया पार्ट नहीं हुआ। अगर आपने नाउन का चैप्टर अभी नहीं देखा है, कहीं भी नहीं पढ़ा है आपने, तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको ये वाला पॉइंट समझाऊंगा। इस पॉइंट को आप पेंडिंग में डाल के लिख दो, है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी आ सकता है। ये तीनों सेंटेंस थे और तीनों सेंटेंस के कॉन्सेप्ट आपके पास हैं। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ोगे, नहीं गलत करोगे, ये आपको वचन है मेरा, ठीक है, मतलब आप नहीं करोगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कभी वोकैब से पूछे जाते हैं तो कभी ग्रामर पार्ट से, रंग बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह। आओ देखते हैं। वी एक्टेड ऑन अ डैश 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 इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या है, इम्पल्स एक ऐसा वर्ड है जो हमें मोटिवेशन देता है, मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ हमारे अंदर जो कुछ काम करने के लिए एकदम से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन जाए। जैसे इंसेंटिव, मैंने आपको एक टेस्ट सीरीज मैंने कराई थी तो उसमें समझाया था। इंसेंटिव का मतलब क्या है, किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करना, इज कॉल्ड इंसेंटिव। भाई आप बैठे हो, मैंने आपको इतना मोटिवेट कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया कि आपने जाके दूसरे वाले को बजा दिया। इसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसे, इम्पल्स या इंसेंटिव, ठीक है। तो मतलब कुछ भी काम करने की सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग। आप इसका मीनिंग अगर लिखना चाहते हो, वैसे लिखा मत करो, जैसे मैंने अभी जोड़ा ऐसे जोड़ा करो। सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग, ठीक है भाई। इसे लिखा मत करो, चीज़ों को जोड़ा करो, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक चीज़ बताई, ये बजा देने वाला याद रहेगा। अब हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला लिखा है मोमेंट्री, मोमेंटोज, मेमोरेबल, मेरिटोरियस। मेमोरेबल का मतलब क्या है, मेमोरेबल आप जानते हो जो याद करने लायक है, बहुत ज़्यादा याद, मेमोरेबल मोमेंट है हमारे लिए, समझते हो ना इस बात को। लिख दो यार, वर्थ रिमेम्बरिंग, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, वी एक्टेड ऑन वर्थ रिमेम्बरिंग, रिमेंबर, मेमोरेबल, इम्पल्स हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो एलिमिनेट हुआ, 3 बचे। मैरिटोरियस से एक बात समझ लो आप, मैरिट लिखा है, मैरिट का मतलब होता है जो अपने मैरिट पे काम करता है, जो जिससे जितनी उम्मीद है उसी उम्मीद पे काम करता है, मतलब जो प्रेज को डिजर्व करता है।
तो हम कह सकते हैं डिजर्विंग प्रेज। ठीक है, तो ये वाला डिजर्विंग प्रेज लगा के देखते हैं। वी एक्टेड ऑन अ डिजर्विंग प्रेज इम्पल्स। भाई प्रेज करने वाला कोई सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात तो नहीं हो सकती ना कभी भी, ये भी एलिमिनेट। दो बचे हमारे पास, मोमेंट्री और मोमेंटोस। मोमेंटोस को याद करने का तरीका ये है, जैसे आप डेंजरस पढ़ते हो, OUS दिखाई देता है आपको एक सफिक्स, है ना, वैसे ही यहाँ दिखाई देता है, मतलब बहुत ज़्यादा। डेंजर क्या मतलब है? खतरनाक। डेंजरस बहुत ज़्यादा खतरनाक, तो डेंजर OUS जैसी लगाया आपने तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम या मोमेंट की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। उसे क्या बोलते हैं? मोमेंटोस। मोमेंटोस इम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कुछ करने की लालसा जाग जाना, उसे बजा देने की लालसा जाग जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी। बताओ, एक ही ऑप्शन बचता है, वी एक्टेड ऑन ए मोमेंट्री इम्पल्स। मैंने आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग समझाया, बाद में लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया ना किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। और एग्जाम इस पेपर के लास्ट में जब हम पैसेज पढ़ेंगे ना, तब और एक चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू योर बेस्ट एंड वी विल। देखो कुछ बच्चे वेल पढ़ देते हैं, ये एपोस्ट्रोफी लिखा है, मतलब ये वी विल या सेल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम इसे बोलते हैं। जब आप पढ़ोगे चैप्टर कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद तो समझ में आता है। बैक यू डैश 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 डैश, आपको यहाँ एक प्रपोजिशन लिखना है, प्रपोजिशन आपके सामने लिखे हैं। आपने अपने फ़ोन में कई बार इसे रीसेट करने की कोशिश की होगी या रीसेट किया होगा, लेकिन रीसेट्स करने से पहले आपके दिमाग में एकदम से एक सवाल आता है, अरे नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरी काम की, इसमें से फ़ोटो चले जाएंगे, मेरे नंबर चले जाएंगे, फिर मैं कहाँ से ढूंढूंगी। तो आप कहते हो चलो अच्छा ठीक है, हम पहले बैकअप ले लेते हैं, उसके बाद तुम कर लेना। बैकअप का मतलब क्या है? हम सपोर्ट कर लेते हैं अपनी, कि हमारे फ़ोटोज़, हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारे वगैरह, हमारा ये हमारा वो ना जाए हमसे। आपने एक सपोर्ट कर लिया, जो आगे आप करोगे रीसेट होने के बाद आप फटाफट से उसे लगाओगे, सपोर्ट मिल जाएगी आपको। यही है ना, डू योर बेस्ट, आप अपना अच्छा करो। वी विल या वी शैल बैक यू सपोर्ट, यही तो होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बैकअप का मतलब सपोर्ट होता है, तो हमारा आंसर एकदम मिला। संजय डैश 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 हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे। कॉल्स इन, कॉल्स अप, कॉल ऑफ, कॉल डाउन, ये बहुत सारे होते हैं, ये शायद 12 हैं, 11 या 12 हैं कॉल के साथ, क्या लगता है। इन्हें हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, और इन्हें फ्रेजल वर्ब्स को याद कराने के लिए बहुत सारे टीचर्स परेशान हैं और बच्चे तो हमेशा परेशान होते हैं। भाई साहब, रट के आप याद कर सकते हो, याद रख नहीं सकते, ये बात हिमांशु की याद रखना जी, याद रखना तो मुश्किल है ना जी, कोई बात नहीं है, कोशिश करना फिर भी। आओ मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, छोटी सी बात लेकिन है बहुत कीमती बात, बहुत कीमती बात है तो छोटी सी लेकिन कीमती। मैं फालतू की बातें नहीं करता, मैं बस वही काम करता हूँ जो कंटेंट बच्चे को पहुँचना चाहिए। भाई कल को अगर 25 में से आपसे 24 क्वेश्चन हो जाएं, 23 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन हो जाएं, तो आप यही तो चाहते हो। कल को 3 स्टार कंधे पे लग जाएं, 2 स्टार कंधे पे लग जाएं, आप यही तो चाहते हो। और क्या चाहते हो आप? उसके बाद जो चाहते हो उसके बाद होता रहेगा। देखो बच्चों, भाई कॉल का मतलब है पुकारना, बुलाना, आप समझते हो। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। मैं बैठा हूँ कहीं, मैंने अंदर बुलाया, आपको बुलाया, यही तो कॉल इन का मतलब यही तो हुआ। मैंने आपको अंदर पुकारा, अंदर बुलाया। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, किसी इंसान को बुलाना अंदर तो कॉल इन कह सकते हो, या किसी इंसान को सपोर्ट के लिए बुलाना। भाई कोई काम कराना है, आपने किसी को बुलाया, उसने काम कराने के लिए बोल दिया आपने, तो मीनिंग तो वही निकल रहा है ना। वो पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो कॉल इन समझ में आएगा। किसी इंसान की सपोर्ट के लिए बुलाना, भाई कोई पेशेंट है, उसे सही कराने के लिए, मतलब उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया आपने, तो कॉल इन उसका यूज़ कर लिया आपने। कोई बड़ी बात है क्या? याद हुआ। दूसरा क्या है? कॉल अप। अब देखो, अप का मतलब है ऊपर। अब दिमाग में आता है भाई इनको मतलब अंदर बुलाया, अप मतलब ऊपर बुलाया, छत पे बुलाया ना। यार छत पे मत जाओ अभी। कहने का मतलब ये है, जैसे आप फ़ोन पे हो, फ़ोन चल रहा है, आपने किसी को फ़ोन किया, चल नहीं रहा फ़ोन, आपने किसी को किया, तो आपने फ़ोन किया मतलब उसे कॉल पर बुलाया ना। वो उठ के एकदम से आया, फ़ोन उठाया, कॉल पर आया ना वो। इसका मतलब छत पर आया नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगाना होगा। कॉल पर आया, इज कॉल्ड कॉल अप, कॉल्स अप। कॉल ऑफ, OFF का मतलब क्या है? स्विच ऑन और ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग कर देना, बंद कर देना,
यही तो होता है भाई, जब आप स्विच ऑफ करते हो तो तार अलग हो जाते हैं ना, तभी तो खेल खत्म हो जाता है सब कुछ। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है बंद करने के लिए किसी को बुलाना, ऑर्डर देना बंद करने के लिए, कैंसिल कर देना सब सामान कि भाई ठीक है बंद करो, इसे कैंसिल कर दो, सारी मीटिंग कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, शादी कैंसिल, विवाह कैंसिल, मंडप कैंसिल, वगैरह वगैरह सब कैंसिल। ठीक है, उसके बाद है कॉल्स डाउन। डाउन मतलब होता है नीचे, अभी मत कहना नीचे आना, घर के नीचे कुछ नहीं है, मिट्टी है। कॉल्स डाउन का मतलब होता है, कॉल्स मतलब पुकारना, डाउन मतलब नीचा, किसी को नीचा पुकारना। भाई जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसे नीचा पुकारने की कोई कोशिश करता है कोई दूसरा पर्सन, मतलब उसके अंदर वो कमियां ढूंढ रहा है उसकी, कि ये कमियां है, इसकी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो नीचा दिखाने की कोशिश करना, उसे नीचा दिखाने के लिए बोलना, पुकारना, या उसमें फॉल्ट ढूंढना, टू फाइंड फॉल्ट्स इन समवन और समथिंग इज कॉल्ड कॉल्स डाउन। ये चारों याद हो गए ना, ऐसी बाकी के भी याद हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है भाई। अबे टीचर्स जो समझा रहे हैं आपको, कह रहे हैं ये नहीं याद करना होता है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। मैं कहता हूँ किसी का मतलब कुछ नहीं है, सबको याद करने का तरीका ये है। तो हमारा क्या था, संजय हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरीडे। अब कॉल्स इन मतलब एवरीडे मम्मी को ऑर्डर तो देगा नहीं अंदर आने के लिए, काम करने के लिए। कॉल्स अप हो सकता है फ़ोन पे बात करना, कॉल्स ऑफ की मम्मी को कॉल्स अप, कोई काम ही नहीं है जो कैंसिल करने की बात हुई है। कॉल्स डाउन माता को, ऐसा तो होगा नहीं, सेंटेंस का सेंस तो हम नेगेटिव नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास आंसर यही होगा, कॉल्स अप। उसके बाद ईडियम्स पूछे गए थे, एक ईडियम लिखा है, उसके आगे लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं थी। पुट टू एंड टू टूगेदर। देखो ध्यान से, मैंने आपको एक बात समझाई थी, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं वो फिर से समझ लो। ईडियम हो या फ्रेज, उसके दो तरह के मीनिंग निकल सकते हैं, एक लिटरल, एक इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, जो भाव दे। भाव मतलब समझते हो, कुछ लोग तो गलत समझ रहे होंगे, भाव दे मतलब भाव खा रहा है, भाव खा रही है, होता है वो भाव नहीं है। ये भाव मतलब है उसका कुछ मीनिंग निकलता है, उसका भाव निकलता है। जैसे भाई सिंपल सा फंडा है, 9 2 11 होते हैं, 9 2 11 होना। तो एक तो मीनिंग है कि 9 2 11 होते हैं, ये बात सच है। एक है भाग जाना। भाग जाना मतलब ये टांगे बन गई हैं इसलिए भाग गया, 9 2 भाग गए, टांगे बन गई इनकी, निकल गए, यही तो होता है, यहीं से उसका ओरिजिन हुआ। सच है ये बात, मजाक में मत लेना। तो इसके दो मीनिंग है, एक तो 9 2 11 होते हैं, ये तो हुआ लिटरल मीनिंग। ये कैसा हुआ मीनिंग बच्चों, लिटरल, मतलब इस शब्दों से कनेक्ट हुआ शाब्दिक। और एक हुआ 9 2 11 होना, एक हमने भाव निकाला इसका कि ऐसा हो रहा है, भी टांगे बन गई तो भाग गए। आपने सुना होगा ना, तू स्कूल से कैसे जाता है बचपन में, तो वो कहता था 11 नंबर की बस से, तो ये वही 11 नंबर की बस है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एक लिटरल होता है, एक इम्प्लाइड होता है। लेकिन जब हम ईडियम की बात करते हैं तो ईडियम का मीनिंग कभी भी लिटरल नहीं हो सकता, इम्प्लाइड होगा। कैसा होगा, इम्प्लाइड, मतलब भावार्थ होगा, शब्दों से कनेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास लिखा है पुट टू एंड टू टूगेदर, 2 और 2 को साथ साथ रखो। कुछ ये कहना चाहता है ना भाई, मान लो एक बीच में 4 भी है और 3 भी है, ये लोग हैं, 4 हैं, कुछ आप पता करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे कि भाई 2 और 2 को साथ रखो, बाकी को एक तरफ रखो। आप ये पता करना चाह रहे हो इन 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक मतलब एक आप लॉजिक लगा रहे हो यहाँ पर। तो भाई बैड एट मैथमेटिक्स, मैंने अभी क्या समझाया, लिटरल मीनिंग नहीं हो सकता। ये तो पैसे ही उसने 2 और 2 को साथ रखने के लिए मैथमेटिक्स की बात कर दी, तो हुआ लिटरल, तो ये हो नहीं सकता। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, तो ये भी 2 और 2 को साथ रखो, मतलब 2 रुपये एक तरफ 2 रुपये एक तरफ मत रखो, कम पैसों की, हाँ ज़्यादा पैसों की कुछ ना कुछ बात हुई है फाइनेंशियल का नाम सुन के, तो ये भी हुआ लिटरल, ये भी हटा यहाँ से। रीज़न लॉजिकली, ये पेंडिंग में रखो, ये हो सकता है। फॉरगेट समथिंग, ये भी पेंडिंग में हो सकता है क्योंकि ये भी लिटरल नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। 2 बचते हैं हमारे पास, 2 एलिमिनेट हो चुके हैं उस वाले मेथड से। अब ये 2 जो दिखाई दे रहे हैं आपको, फॉरगेट समथिंग, 2 और 2 को साथ रखने में आपको कुछ भूलने का कुछ भी दूर तक भी नज़र आता है, नहीं आता है। लेकिन हाँ कोई लॉजिक है कि भाई ये 2 है और ये 2 है, इन दोनों को साथ रखो, उसके बाद बाकी को रखो, एक लॉजिक है। तो लॉजिकल रीजन लॉजिकली हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। ये है तरीका इंग्लिश को पढ़ने का। दोस्तों इंग्लिश बहुत आसान है, नहीं है तो मैं बना दूंगा। आओ आगे बढ़ते हैं। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब आप समझ रहे हो, कुल्हाड़ी और ग्रिंड, है ना। अटैक एग्रेसिवली, ये हो जाएगा लिटरल मीनिंग, तो ये हटा। सफ़र अ लॉट, ये भी हटा। कुछ लोग इसे बैटरा पढ़ देते हैं, ये बिट्रे है। बिट्रे का मतलब होता है क्या, बिट्रे का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, किसी भी एनिमी को इंफॉर्मेशन देना। टू गिव
इंफॉर्मेशन टू एन एनिमी, उसे बोलते हैं बिट्रे। मतलब जैसे कोई आदमी है ऐसा जो दूसरे देश को या दूसरे ग्रुप को, एक ग्रुप की, एक देश की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, इज कॉल्ड बिट्रे। क्या बोलते हैं उसे? बेट्रा। क्या बोलते हैं? बिट्रे। ठीक है, उसके आगे लिखा है हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। सेल्फिश इंटरेस्ट होना एनेक्स टू ग्रेन। ग्रेन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े कर देना किसी चीज़ के, छोटे छोटे टुकड़े किसी चीज़ के, उसके लिए कुल्हाड़ी को रखना, या उसके लिए सेंटेंस कुछ ऐसा कहना चाहता है हमेशा। तो ये छोटे छोटे टुकड़े के लिए इसका मतलब क्या है? मतलब हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट है, हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं किसी चीज़ के, तो हम अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कुछ कर रहे हैं, छोटे टुकड़ों पे प्रहार कर रहे हैं, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। आप जैसे भी इसका मीनिंग निकालना चाहोगे तो यही निकलेगा, ज़्यादा ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से आता है, आप अच्छे से रट चुके हैं। इसे समझाने की ज़रूरत है पिक टू पीसेस, क्योंकि ये क्वेश्चन नया सा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसलिए तो आपके सामने नया हो सकता है। पिक टू पीसेस को समझो। पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को पिक करना। स्टडी समथिंग सुपरफिशली, सुपरफिशली स्टडी करना समथिंग, किसी चीज़ की। चलो इसे उठा के रखते हैं, पेंडिंग में डालते हैं, क्योंकि लिटरली मीनिंग इसका कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। कंप्लीट अ वर्क एंटायरली, पूरा काम करना, पूरी तरह से काम करना, तो ये पीसेस में उठाना और पूरा काम करना तो लिटरली मीनिंग हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। एनालाइज क्रिटिकली, वही टुकड़ों में उठाना और एनालाइज करना क्रिटिकली, तो ये भी हो सकता है, इसे भी पेंडिंग में रखो क्योंकि लिटरली मीनिंग नहीं बैठ रहा है। सिलेक्ट ओनली व्हाट यू नीड, भाई पीसेस में उठाना, बस ये पीस उठा लिया आपने, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, जो आपको जरूरत थी, तो ये भी लिटरली हुआ। ठीक है, दो बचते हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। पीसेस में उठाना क्रिटिकली या सुपरफिशली, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्रिटिकली, क्योंकि पीसेस में अगर हम कंप्लीट उठाने की बात करते तो सुपरफिशली को लगाते, पीसेस में उठा रहे हैं तो हम एनालाइज क्रिटिकली होगा। ठीक है, उसके आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु लेज। लेज की मैं बात करूंगा बच्चों किसी और वीडियो में। ले और ले दो तरह के हैं, ले वर्सेस ले, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा 5-7 मिनट का, उस पर समझ में आएगा आपको किस तरीके से एग्जांपल और किस तरीके से पैसेज क्लोज टेस्ट में इनकी मदद होती है, मदद करते हैं हमारी। टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग। बुकिश लर्निंग हम उसे बोलते हैं जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में, बुकिश लर्निंग मतलब जो किताबी ज्ञान में जा रहा है। भाई जैसे मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ बोला, मैंने कहा नहीं ये गलत है, मैं किताबी ज्ञान की बात कर रहा हूँ, नहीं ये ग्रामेटिकली ये बात गलत है जो आपने बोली, ये नहीं हो सकता। आपने कहा अरे भैया आप गाड़ी पीछे को बैक, मैंने आपसे तुरंत वहीं कहा ये गाड़ी पीछे को बैक करो, नहीं हो सकता, रिटर्न के साथ बैक नहीं आ सकता। तो मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, कमियां निकाल देता है, एकदम से जो कमियां होती है सही कमियां निकाल देता है, उसे हम बोलते हैं। परवर्ट का मतलब क्या होता है? पेडांट का मतलब क्या होता है? फिलोसफर, स्कॉलर तो आप जानते हो, स्कॉलर विद्वान होता है, फिलोसफर फिलोसफी जो करता है वो होता है। पेडांट का मतलब होता है जो छोटी छोटी गलतियों को ढूंढता है। परवर्ट बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे हम परवर्ट को यूज़ करते हैं कई जगह से, टू कोज टू बिकम नॉर्मल, मतलब इमोरल होना, मतलब एक नॉर्मल पर्सन बनना, नॉर्मल सिचुएशन में आना, इज कॉल्ड परवर्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चा? पेडांट। पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ अ पेनल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। किसी छोटी सी गलती के लिए, गलत काम के लिए, कई बार हम ऑब्लिगेशन को याद करने लगे, तो ऑब्लिग से समझ में आता है तिरछा काम करते हैं, हमने सीधा काम करना था। ठीक है, उसके लिए पोस्टपोन होना, डिले कर देना, तो उसे क्या बोलते हैं? रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेस्पाइट मतलब ये रेस्ट के लिए या रिलीफ के लिए थोड़ा छोटा टाइम जो होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड फॉर रिलीफ और रेस्ट इज कॉल्ड रेस्पाइट। तो यही हमारा आंसर होगा इसका, यही कहता है। और वर्ड लिखें, इंस्पायर का मतलब क्या होता है? कुछ मुश्किल सा, स्पायरल आप कराते हो ना बुक को, मतलब जो मुश्किल सा है, जो सीधा सीधा नहीं है, आड़ा टेढ़ा है, इज कॉल्ड इंस्पायर। नेक्स्ट वर्ड है एस्करेज, एस और करेज। ठीक है, एस्करेज का मतलब होता है ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रबल, ट्रबल बहुत ज़्यादा ट्रबल जो है उसे हम बोलते हैं एस्करेज। ठीक है, तो ये वर्ड्स थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों से नोट कर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डिविएशन का मतलब क्या होता है बच्चा? डिविएशन है वो जो यूजुअल नहीं है, नॉट यूजुअल, मतलब डिफरेंट है जो यूजुअल होने से, इज कॉल्ड डिविएशन। ठीक है, इमेजिनेशन आप समझते हो, इमेजिनेशन नहीं हो सकता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? भाई जैसे ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है, ये चौथा पर्सन है, ये पांचवा है थोड़ा मोटू सा। ठीक है, तो अब मैं इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 2-3 तो इसी के अंदर आ जाएंगे, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं इन सबको
एक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन्हें एक यूनाइटी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन स्पेलिंग याद रखेंगे, अमलगमेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, यहाँ कोई सामान रखा है, यहाँ कोई सामान रखा है, ठीक है, यहाँ मेरी फ़ोटो रख रही है, यहाँ कुछ और रखा है। अब यहाँ ये ऊपर सन है, सूरज निकल रहा है और ये इसकी रोशनी पड़ रही है, कोई और रोशनी पड़ रही है और इस सामान पे पड़ रही है और ये चमक रहा है, इट्स कॉल्ड इल्यूमिनेशन। ठीक है, समझाने की जरूरत तो नहीं है। अब एबरेशन क्या होता है, ABERRATION, एबरेशन का स्पेलिंग याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एबरेशन, डबल आर आता है, एबरेशन। एबरेशन का मतलब यही होता है जो यूजुअल नहीं होता है। भाई जैसे आप गए एकदम से कहीं मार्केट में गए, मार्केट में जाके देखा आपने गोलगप्पा इतना सा नहीं, मतलब जो पानी पूरी मिलती है वो इतनी नहीं, वो इतना बड़ा था, अब इसे कैसे खाना है, तो यूजुअल नहीं है, वो यूजुअल से अलग है, तो वो डिविएशन है। क्या है, डिविएशन। डिविएशन उससे थोड़ा आप आगे चले तो एक पूरी कचौरी बनाने वाला इंसान पूरी इतनी बड़ी ना बना के इतनी बना रहा है, तो वो क्या है, वो एवरेशन है। ठीक है, तो याद रखेंगे एवरेशन और डिविएशन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो उसका यही आंसर होगा। उसके आगे इंप्रूवमेंट पूछा गया है और बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट पूछे गए हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, बड़ा आसान है। ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच आवर। अब देखो ईच आवर का मतलब क्या होता है, पर आवर, मतलब इतने स्पीड से चलाता है पर आवर। नीचे ऑप्शन में पर आवर आपको दिखाई देगा नहीं, तो पर आवर का खेल तो खत्म हो जाता है क्योंकि पर आवर है ही नहीं। ईच आवर नहीं आ सकता। ईच का मतलब क्या होता है, जब हम किसी ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में से ईच मतलब प्रत्येक या हम सबकी बात कर रहे होते हैं, तो हम एवरी का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको एक बार समझाया किसी वीडियो में। तो ईच का मतलब तो होता है किसी ग्रुप में से प्रत्येक घंटे फिर अगला ग्रुप कोई आ जाएगा, तो ये ईच तो होगा नहीं। एवरी आवर का मतलब क्या होता है, भाई अलग अलग तोड़ दिया, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे की बात नहीं हो रही है, वो पर आवर स्पीड है उसकी, एक उसका एक मेजरमेंट है, मतलब वो एक घंटे में 80 किलोमीटर चलाता है, तो हम फिर एक घंटे वाला चूज करेंगे क्योंकि पर आवर है नहीं, हमारा आंसर होगा NR। कई बार बच्चों ने एवरी आवर लगाया था, एवरी आवर नहीं हो सकता यार, कभी नहीं हो सकता। एवरी आवर का मतलब प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में मतलब क्या हमेशा चलाता रहता है वो, नहीं ना, वो एक घंटे में 80 किलोमीटर चलाता है, मतलब इस स्पीड से चलाता है, उसका एक मेजरमेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हिज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिज ओपोनेंट ड्यूली, कुछ लोग इसे डली पढ़ते हैं, ड्यूली, ड्यूली मतलब क्या होता है, इन अ प्रॉपर वे। ड्यूली मतलब इन अ प्रॉपर वे, नोट करते ना छोटे छोटे वर्ड्स को, प्रॉपर वे, जैसे आपको हर चीज पढ़नी चाहिए ड्यूली। ठीक है, ब्रोट जीयर्स फ्रॉम द क्राउड, ये जीरा क्या है, जीरा का मतलब पता है आपको, जीयर का मतलब क्या होता है, अभी समझाऊंगा क्या होता है। इन्वेक्टिव, प्रेज, कंट्रोवर्सी, नो इंप्रूवमेंट। मैंने ये क्यों छोड़ा पता है, हो सकता है कल को एग्जाम में बैठ के आपके सामने कुछ नए वर्ड्स आ जाएं, उसके बाद भी कैसे ढूंढना है आपको। देखो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो अगेंस्ट है अपने ओपोनेंट के, ब्रोट जीयर्स फ्रॉम द क्राउड, क्राउड तो समझ में आता है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिज ओपोनेंट ड्यूली या इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम कई बार बोलते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंसल्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंसल्टिंग वर्ड्स, तो हमारा यही आंसर होगा, आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं जीयर्स की। जीयर का आंसर मिल गया ना आपको, कैसे मिला। जीयर्स का मतलब क्या होता है, जब हम क्राउड में शोर मचाकर किसी की बेइज्जती करते हैं ना, उसे बोलते हैं जीयर्स। ठीक है, टू से समथिंग इन्वेक्टिव वर्ड्स बोल सकते हो, टू से इन्वेक्टिव वर्ड्स, टू से भद्दे वर्ड्स for someone in a loud way in the crowd is called jeers। ठीक है, जीरा याद रखना। Do you know the time when the train departs? ट्रेन कब डिपार्ट होगी, when कंजंक्शन का काम कर रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, सेंटेंस सही है, नीचे ऑप्शन कुछ भी लिखे हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, आई एम स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स हु आर ओनिंग अ फार्म। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक वीडियो देखना ज़रूरी है, वो वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा। अभी फ़िलहाल इतनी बात समझो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे परसेप्शन वाले कुछ वर्ब हैं, कुछ पोजीशन वाले वर्ब्स हैं, ये कभी किसी प्रोसेस में नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे कहता हूँ टेस्ट, भाई मैं आपसे कहता हूँ टेस्ट करो, कोई चीज़ टेस्ट करके बताओ, तो आप क्या कहोगे, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रही हूँ। भाई कितना टाइम लगेगा टेस्ट करने में, आप पे जीप पे गया टेस्ट हुआ, मतलब ये ना मोमेंट का भी कोई हिस्सा लगता है काम को कंप्लीट होने में। मैंने कहा आई एम बिलोंगिंग टू दिस हाउस, मैं इस हाउस से बिलोंग कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा हाउस है और मैं इससे बिलोंग कर रहा हूँ, मतलब मैं इसके पास को चिपक रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी धीरे ऐसे से चल रहा हूँ धीरे धीरे और मैं बिलोंग कर रहा हूँ। नहीं ना, बिलोंग करता हूँ इससे, ये प्रोसेस नहीं हो सकता। भाई ओन का मतलब क्या, मेरा अधिकार है, मैं इस पर अधिकार करता हूँ, ये फार्म है मेरा, मैं इस पर अधिकार, इस पर मेरा अधिकार है, तो मैं इस पर अधिकार कर रहा हूँ, मतलब मैं पैसे गिन रहा हूँ, आपका है, मैं आप बेच रहे हो मुझे, तो अभी थोड़ा आपका अधिकार है मेरा ना, ऐसे ना काम चलेगा। ये कुछ ऐसे ऑप्शन है, सी हम कई बार यूज़ करते हैं,
अब सी का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, वहाँ लुक प्रोसेस में आ सकता है, बट यहाँ सी की मैं बात करता हूँ। सी का मतलब होता है हमारे सामने जो भी दिखाई दिया वो क्या है। जैसे मैं कैमरे के सामने देख रहा हूँ तो कैमरा मुझे बहुत कुछ दिख रहा है ना, इसी है, लेकिन मैं ध्यान से, जैसे आप ध्यान से बोर्ड पे देख रहे हो, ये लुक है। तो सी का मतलब जब हम बात करते हैं कुछ भी दिखता है हमें तो दिख गया ना जो दिखना था। अब देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं तो फिर लुक हो गया भाई, देख रहे हैं इसका मतलब ध्यान से देख रहे हैं, देख रहे हैं तो ध्यान से देख रहे हैं, और दिख गया तो सी हो गया, दिख गया तो काम खत्म हो गया, और ध्यान से देख रहे हैं काम चल रहा है तो लुक हो गया। तो सी के साथ भी हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस में नहीं जा सकता, आईएनजी नहीं लग सकता, तो ना तो इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन सकता है प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, ना इसका कॉन्टिन्यूअस बन सकता है ना प्रेजेंट ना पास्ट ना फ्यूचर। तो ऐसे ही टेस्ट में आईएनजी नहीं लग सकता, वैसे ऑन में आईएनजी नहीं लग सकता जबकि वहाँ लगा हुआ है। अब ये आर ने बता दिया मुझे प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बन रहा था, आपको कुछ नहीं करना है ऐसी कंडीशन में ठीक करने के लिए, बस एक स्टेप पीछे आ जाना है। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पीछे हटोगे तो क्या मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सपोज ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, यहाँ लिखा होता हैज बीन या हैव बीन वगैरह वगैरह, आर लिखा है तो हैव बीन लिखा होता, तो एक स्टेप पीछे हटते क्या मिलता, परफेक्ट मिलता, तो हम परफेक्ट के अकॉर्डिंग जाते। समझ पा रहे हो ना, टाइम जो टेंस की टेबल है उस टेबल में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पहले परफेक्ट का आता है, कॉन्टिन्यूअस से पहले इंडेफिनिट आता है, एक स्टेप पीछे हट जाना है आपको। तो हम देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा आई एम स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स हु ओन, ये आर भी हटेगा यहाँ से, आर ओनिंग नहीं होगा, हु ओन अ फार्म। क्वेश्चन नंबर 20, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस। अब आप जानते हो एडवाइस की हम बात करते हैं तो ये नॉन ईजिली काउंटेबल नाउन में पहुंचता है, जिसे हम अनकाउंटेबल नाउन का जिक्र भी करते हैं। ये पॉइंट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ाऊंगा आपको, इसकी जरूरत पड़ती है टीयर सेकंड में जाकर, सीजीएल टीयर सेकंड में, और एसबीआई के पीओ मेंस ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। एडवाइस की हम जब बात करते हैं तो अभी इतना समझो कि अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो यह एन का कोई काम नहीं है, यहाँ सम आना चाहिए। मैं कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, कुछ सलाह दे सकता हूँ, एक सलाह उला कुछ नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सम एडवाइस वाला, और तो नहीं है कोई आंसर जी, यही होगा आंसर ए। अब हम बात करते हैं पैसेज की। आओ बच्चों, पैसेज है हमारे पास। पैसेज को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पैसेज को करने का सबसे अच्छा तरीका है, पैसेज मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं ये भी पता होना जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला तो दिखाई देता है हमें, द अलास्कन पाइपलाइन एंड्स, मतलब जो अलास्कन पाइपलाइन का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा पैसेज में, वो एंड होने की बात हो रही है, तो स्टार्ट और एंड हमें ढूंढना है उसका, कोई ना कोई ऐसा हिंट दिया होगा पैसेज में जो स्टार्ट और एंडिंग वाला सिस्टम होगा, उस पे हमें उसे कीवर्ड मान के चलना है पैसेज का और उस पे ही फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट्स द कैपेसिटी ऑफ अलास्कन पाइपलाइन। तो अलास्कन पाइपलाइन के कहीं कैपेसिटी के बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात हुई होगी, उसे कीवर्ड बनाना है अपना। वोट आर बैंड्स, अब जैसे बैंड्स लिखा है, बैंड का मतलब होता है झुक जाना और बैंड्स का मतलब होता है जो एनक्लोज्ड ग्रासलैंड्स होते हैं उनके हम बारे में बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्या होता है ये, कई बार क्या होता है जैसे अब यही क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, भैया तो आपने बता दिया सर आपने कि क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी जगह इस क्वेश्चन को आपको पेंडिंग में डालना है। पेंडिंग में मतलब जब हम ऑनलाइन पेपर देते हैं तो वहाँ ग्रीन रेड और येलो आता है, तो हमें येलो पे डाल देना, मतलब इसे रिव्यू करके रखना है, टाइम मिलेगा तो बाद में छेड़ेंगे इसे, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया आपके साथ। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है, हाउ वॉज द फंड फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शंस जनरेटेड, मतलब वो जो पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन है वो जनरेटेड होते हैं, वो कैसे कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसकी भी बात हुई होगी, तो उसे भी हमने कीवर्ड बनाना है। और उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रॉब्लम्स फेस्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द पाइपलाइन, ये भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। तो इन चारों को कीवर्ड बना के हमें सोचना है, चलना है। अब बाद में जब हम पैसेज पढ़ लेंगे, पैसेज जब हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन हमें इन चारों को मिल गए, अब 5 जो क्वेश्चन में छोड़ा था, अगर आपके पास टाइम बचता है बाद में तो उस रिव्यू वाले क्वेश्चन पे, येलो वाले पे क्लिक करो, वहाँ पहुँचो सीधा, उसके ऑप्शन पढ़ो। जब आप ऑप्शन पढ़ते हो सकता है ऑप्शन के सहारे आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन मिल जाए जो ऑप्शन में और पैसेज में मैच करती हो और वही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस पैसेज के आंसर मैं अगले वाले वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी आपने इस पैसेज को पढ़ा नहीं है। आप पैसेज पढ़ो, पैसेज कैसे पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसके ऑप्शंस बाद में पढ़ने हैं जब आपको टाइम मिल लेता है तब। बिल्कुल एक ऐसे अंदाज में बैठ के आपको तैयारी करनी है जैसे पेपर होगा। इसी तरीके से मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी के सामने लाता रहूँगा। आप सभी का सपोर्ट मांगता हूँ, प्लीज़ सारे ग्रुप्स में अपने सारे दोस्तों को बताओ, ऐसे इंग्लिश पढ़ाई